Okay, students, today we are going to discuss now the new topics, that is behavior of conductors in electric field, behavior of non-conductors, which we say insulators, in electric field. Then we will study what will be the capacitance and what will be the effect of dielectric on capacitance. Before we reach there, first of all we will try to understand the behavior of conductors in electric field. In order to understand it, we must classify substance into two types. One are the conductors and the second is insulators. कंडक्टर्स का मीनिंग है जिसमें फ्री चार्ज अवेलेबल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जो मूव कर सके उस कंडक्टर के अंदर, उन सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं. जिसमें फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे, नो फ्री चार्ज, अवेलेबल, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं. तो कंडक्टर्स के जो, वैसे तो कोई परफेक्ट कंडक्टर नहीं है, कोई परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है, लेकिन जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं वो सिल्वर है, Ag, कॉपर, एल्यूमिनियम. आपने देखा होगा हमारे जो घरों में बिजली की तारें हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह की बनी होती हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम की बनी होती हैं या कॉपर की बनी होती हैं. सिल्वर की इसलिए नहीं, वैसे तो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, बट इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली. जो इंसुलेटर्स हैं वो भी आपने स्टडी किए हैं, जैसे ग्लास रॉड, आपने वैक्स, पैराफिन वैक्स आपने स्टडी किया होगा, रबर, आपने पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो पीवीसी पाइप्स होती हैं जो हम सैनिटरी फिटिंग के लिए जिनका यूज करते हैं, पीवीसी पाइप्स. पोर्सलेन, ये भी हमारे पास बर्तन होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो भी नॉन कंडक्टिंग होती है या इंसुलेटर्स होती हैं. अब हमने स्टडी करना है कि यदि हम इन कंडक्टर्स को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करें तो इस कंडक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको स्टडी करना है. तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हेन दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर placed in electric field region is 0. Placed in external electric field, external electric field is 0. मतलब हम कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्पेस है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा ऐसे लाइंस होती हैं. ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है. यहां पे हम कोई कंडक्टर रख देते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है वो E0 है. अब हमने जब कंडक्टर यहां पे रख दिया
अब हमें ये विजिबल नहीं आ रही है, हमारे पास ये विजिबल नहीं आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने एक कंडक्टर बीच में रख दूं तो आपको ये ऊपर से एक कंडक्टर नजर आएगा, लाइंस नहीं नजर आएंगी। तो ये लाइंस हैं तो कंटिन्यूअस। अब ये कंडक्टर जो है इसमें फ्री चार्ज मौजूद है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहां पे इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस साइड को इकट्ठे हो जाएंगे, यहां इस सरफेस पे, मतलब ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल असेंबल हियर। और जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ को रहेंगे तो इस तरफ को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पॉजिटिव चार्ज हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस को नेगेटिव चार्ज। तो इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा इस कंडक्टर के अंदर। ये जो चार्ज पैदा होगा इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। अब इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर की ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, ये वाली साइड नेगेटिव हो गई, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई अंदर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ईपी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कहते हैं, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलराइजेशन उतनी होगी जितनी स्ट्रॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाई है। द वैल्यू ऑफ ईपी इज इक्वल टू ई नॉट, उसके बराबर ही होती हैं दोनों। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एक्सटर्नल लगाएंगे तो ज्यादा पोलराइजेशन होगी, इसलिए आपके पास ई नॉट इस तरफ को है, अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी ईपी, तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, जो किसके बराबर होगी, 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, जो किसके बराबर आ गई, 0। तो मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0 आती है। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी हुआ है, दूसरी जो प्रॉपर्टी जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। द डायरेक्शन, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the conductor. फिर से देख लेते हैं, ये कोई कंडक्टर ले लिया हमने, ये इसका सरफेस एरिया है, ये डायरेक्शन है इसके सरफेस एरिया की, टेंजेंट। मैंने कहा कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ को है, जो सरफेस से कितना एंगल बनाती है, थीटा। सरफेस से कितना एंगल बनाती है, थीटा। और ये डायरेक्शन हो गई जो इसके परपेंडिकुलर हो गई। हमने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अलोंग द सरफेस नहीं है या परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, बल्कि कितना एंगल बना रही है, थीटा। लेट थीटा इज एंगल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड is acting at surface। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, जैसे एक इस तरफ को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर एक इस तरफ को वो होगा E cos थीटा, और एक इस तरफ को होगा जो नॉर्मल होगा E sin थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं। हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। E का इफेक्ट
अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इतना है और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को E cos थीटा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज होगा इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसको क्या करना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में उसको मूव करना चाहिए। E has two component, E cos theta, which is along the surface. So, under the influence of E cos theta, charge should move लेकिन कंडक्टर में अपने आप नहीं कोई करंट फ्लो करता है। ये चार्ज जो है कंडक्टर के ऊपर ये स्टैटिक है, रेस्ट पे है, ये मूव नहीं करता। सो यदि चार्ज मूव नहीं करता और ये E cos थीटा इस तरफ को लग रहा है तो इसका मतलब है E cos थीटा का इफेक्ट नहीं है। सो E cos थीटा 0 के बराबर है। अब ये E cos थीटा 0 कब होगा, यदि cos थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। cos थीटा 0 कब होता है, cos theta is 0 when theta is equal to 90 डिग्री। That means ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। 90 डिग्री किस तरफ को होना चाहिए। सो E is normal, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये इसका सेकंड बिहेवियर। तो सेकंड बिहेवियर मैंने बताया, किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे और तो जो चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉर्मल होगी टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड नेट चार्ज इन ऑन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। एक और बिहेवियर है इस कंडक्टर का, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है कि यदि हम कंडक्टर को प्लेस करें तो हमें क्या क्या बिहेवियर होता है कंडक्टर का। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड बिहेवियर कंडक्टर का, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, ऑन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, इंटीरियर of the conductor is 0। अब मैंने कहा जब आप कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टर चार्ज कहाँ रहता है, सिर्फ सरफेस पे रहता है। अंदर कितना होता है, उसके कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0 होता है। वो इसलिए हमें मालूम है गॉस लॉ के मुताबिक, वी नो गॉस लॉ क्या कह रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इनसाइड द कंडक्टर, अभी हमने पहला बिहेवियर पढ़ा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। एज E is 0 inside the conductor, तो फिर ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, ये 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कितना होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी 0 होगा। हेंस Q is equal to 0। That means charge inside the conductor is 0। There is another property, that property is called, अब यदि कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 है, अंदर कंडक्टर के इनसाइड, तो फिर चार्ज कहां होता है, चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस। चार्ज resides on the surface of the conductor। कंडक्टर के हमेशा चार्ज कहां होता है, सरफेस के ऊपर। अभी मैंने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, बताई आपको। पहली प्रॉपर्टी बताई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0।
दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के सरफेस से हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जो कंडक्टर के अंदर जो अंदर इनसाइड द कंडक्टर वो चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता कहाँ है, कंडक्टर के ऊपर चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवी एक और बिहेवियर है कंडक्टर के बारे में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर को रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at all points inside the conductor is same। इसको देखिए, is same या constant। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। ये कहां से पता लगा हमें मालूम है, वी नो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला बताया है, E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, ये मैंने फार्मूला बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कंडक्टर के अंदर E की वैल्यू कितनी होती है, इनसाइड द कंडक्टर E इज इक्वल टू 0। सो dB अपॉन dr किसके बराबर हो गया, 0। इसका मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना है, 0। पोटेंशियल में बदलाव कितना हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल में चेंज आ रही है 0। इसका मतलब है ये पोटेंशियल कैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। पोटेंशियल में चेंज 0 आने का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। सो B इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक potential at all the points inside the surface of the conductor is same, is constant. This is another property of the, तो मैंने अभी आपको 5 प्रॉपर्टीज बताई, फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, 0। दूसरी मैंने बताई कि कंडक्टर से के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। तीसरी मैंने बताई आपको कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद मैंने आपको बताई एक और प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्ज फिर कहाँ रिजाइड करता है, सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। और पांचवी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे सरफेस के अंदर इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, सेम होता है। अनदर प्रॉपर्टी 6 बिहेवियर, जो इलेक्ट्रिक 6 बिहेवियर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन may be different at different point। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। डिफरेंट पॉइंट हमें मालूम है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, एस इज एरिया, ये हमने पढ़ा है। यहां से पता चल रहा है यदि चार्ज पॉजिटिव होगा, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 मतलब चार्ज पॉजिटिव है, देन सिग्मा इज पॉजिटिव। इफ Q इज लेस देन 0, 0 से कम है, 0 से कम मतलब नेगेटिव है, देन सिग्मा इज नेगेटिव। यदि इफ S इज लार्ज मतलब किसी बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, लार्ज है, देन सिग्मा इज स्मॉल। एंड इफ S इज स्मॉल, किसी सरफेस एरिया स्मॉल है तो सिग्मा क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि उल्टा अनुपात है, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, S छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब है हमने घरों में बिल्कुल शार्प एज कंडक्टर लगाए होते हैं छत के ऊपर, बिल्कुल एक नोकीले जैसे वो तीर की तरह कंडक्टर लगाए होते हैं,
क्योंकि उससे हम S की वैल्यू को स्मॉल कर देते हैं, तो वहां जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब वहां से जो चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ करते हैं हम उससे की हेल्प से। तो इसको हम आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इस कंसेप्ट को, कि जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अमाउंट में हो सकता है। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी अबाउट दिस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने एप्लीकेशन पढ़ी है, हमने प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी गॉस लॉ की हेल्प से। मैं इसको एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता सकता हूं, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कोई कंडक्टिंग बॉडी ले ली, किसी भी शेप में, ऑफ एनी शेप। हमने इसके ऊपर चार्ज है, इस सारी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। हमने इसका छोटा सा पोर्शन लिया जिसका एरिया ds है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो q है। q इज चार्ज ऑन स्मॉल एरिया ds। इसका एरिया कितना है, ds है, और चार्ज कितना है, q। हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं यहां पे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, according to Gauss law, closed surface integral is equal to q upon epsilon naught। अब इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को मैं तीन पार्ट्स में कर सकता हूं। पहला सरफेस ये सरफेस, ये वाला सरफेस, दूसरा ये सर्कुलर, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका, और तीसरा ये जो ऊपर वाला कैप है। तो पहला सरफेस E डॉट ds प्लस दूसरा सरफेस E डॉट ds प्लस तीसरा सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले सरफेस के अंदर, क्योंकि मैंने कहा कि चार्ज कहां होता है, सरफेस पे होता है, अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, नहीं है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। फॉर फर्स्ट केस E डॉट ds ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, बिकॉज E इज इक्वल टू 0। यहां पर E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। दूसरे केस में, दूसरा इंटीग्रल, इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, इसी का दूसरा इंटीग्रल E डॉट ds दूसरे सरफेस के ऊपर, जो ये कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू 0। ये भी बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू ds। और cos, जब आप इसको करेंगे तो ये बनेगा E ds cos 90। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। हेंस तो तीसरा बचेगा हमारे पास E डॉट ds, ये थर्ड ही बचेगा, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस q को भी निकाल सकते हैं हम। हमारे पास सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया ds। तो q इज इक्वल टू सिग्मा ds। तो मैं यहां क्या लिखूं, q की जगह सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रल को निकालिए, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू सिग्मा
मैं इसको ds की जगह हम इसको s भी लिख सकते हैं, s पूरा सरफेस एरिया s। सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ds का इंटीग्रेशन कितना आता है? ds का इंटीग्रेशन आएगा s e इंटू s इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s कट गया तो e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैंने कहा था कि किसी चार्ज कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी आती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अनदर प्रॉपर्टी है इसकी। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत बार क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग होता है, शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन, शील्ड आगे से कोई प्रोटेक्शन करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन from इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग समझिए। द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जैसे हमारे पास मतलब किसी स्पेस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख देते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख देते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है कंडक्टर में? 0 होती है। इस प्रोसेस को यदि मान लीजिए कोई यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। अब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी डिवाइस को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उससे बचा के रखना चाहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को कहां रखोगे? उसको आप एक मेटल बॉक्स के अंदर रखेंगे, कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग बॉक्स को यदि आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखोगे तो कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 है। तो हमेशा हमारे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज केप्ट इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉक्स। तो उसका रीजन क्या होगा? इनसाइड द कंडक्टिंग बॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. So those costly instruments, they can be easily protected from the strong electric field. इसी तरह से हमें क्वेश्चन आता है कि जब आसमान में बिजली चमक रही होती है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, तो हमें ये कहा जाता है इट इज ऑलवेज टू बी सेफ इनसाइड ए कार देन अंडर ए ट्री। मतलब यदि आप कार में हैं तो आप कार के अंदर हैं तो आप सुरक्षित हैं, यदि आप कार से निकल के किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो आप के ऊपर खतरा है। अब कार के अंदर सुरक्षित क्यों है? उसका रीजन भी यही है। कार क्या चीज है? कार एक मेटल बॉक्स है और मेटल बॉक्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 है। वहां पे आपको जो इलेक्ट्रिक शॉक है उस लाइटनिंग का, उसका कोई असर नहीं होता। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेफ टू इनसाइड ए कार देन अंडर ए ट्री। तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये बिहेवियर से मैंने 6-7 प्रॉपर्टीज आपको बताई कि यदि कंडक्टर्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है। फिर से आप इसको सम अप करिए। कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है? 0 होती है।
कंडक्टर के जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टिंग सरफेस से कैसी होती है, नॉर्मल होती है। चार्ज कहाँ होता है कंडक्टर के अंदर, कितना होता है, 0। चार्ज कहाँ रहता है, सारा का सारा कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर, ये जो कंडक्टिंग है इसके अंदर इनसाइड कितना होता है, 0, कांस्टेंट होता है, सेम एट ऑल द पॉइंट्स। और जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट हो सकती है। और आपने ये भी स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर की वजह से वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और साथ में आपने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को। दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग ए रीजन फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी कंसेप्ट, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल inside electric field, inside the electric field। इसको भी आप कैलकुलेट, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अभी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। इसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स, और दूसरे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के होते हैं। मतलब ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के भी बने हो सकते हैं, नॉन पोलर के भी बने हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर, ऐसे जहां पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड ना करें। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे हों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब अलग अलग होते हैं। और यहां पे दे आर एट सेम पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी और नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी सेम पॉइंट के ऊपर। अब ये जो यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके आपने एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। जैसे आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, पानी, अमोनिया गैस, HCl, NaCl, ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर कौन से हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, मीथेन, ये सारे नॉन पोलर्स हैं। नॉन पोलर का मतलब जहां पे जिनका पोल नहीं है, जो एक ही जगह है, पॉजिटिव का सेंटर भी और नेगेटिव का सेंटर। इस सब्सटेंस को यदि आप देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब है यहां पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। पॉजिटिव का सेंटर अलग जगह है, नेगेटिव का सेंटर अलग जगह है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स एक्ट्स लाइक डाइपोल। डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल होता है एक ऐसा सिस्टम इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सेपरेट हो कुछ डिस्टेंस से, तो ये डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं। और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी होता है, दीज हैव डाइपोल मोमेंट, इनका डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये वाले मॉलिक्यूल्स, यहां पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह है, तो ये डाइपोल की तरह एक्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट एक्ट लाइक डाइपोल। तो जब डाइपोल नहीं है तो इनका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा, देयर डाइपोल मोमेंट इज 0। इसका मतलब यह है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं E, यदि आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं भी लगाई है तब भी इसका डाइपोल मोमेंट होगा
molecule has some dipole moment, इनके मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। मैंने फिर से आपने अंडरस्टैंड करना, मैंने डाइपोल बताया है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट है। ये डाइपोल की तरह एक्ट नहीं करते, इनका डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो यहां पर यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई है तो इनका डाइपोल मोमेंट भी कितना है, 0 है। इनका डाइपोल मोमेंट भी 0 है। डाइपोल मोमेंट को P से लिखते हैं। अब हमने ये स्टडी करना है, ये तो मैंने बता दिया कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। यदि पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तब क्या होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो बिहेवियर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, हम स्टडी करेंगे। यदि पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होता है। मैंने कोई ये बॉक्स ले लिया, ये किस चीज का बॉक्स है, ये पोलर सब्सटेंस है। ये पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस का मतलब है कि यहां पर ये किस चीज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल से बना है। ये इसके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम है ये। ऐसे रैंडम है ये, बहुत सारे सारे मॉलिक्यूल, एक गोले जो लगाए हैं मैंने, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर क्या होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। एक जगह नेगेटिव होगा, एक जगह पॉजिटिव होगा, रैंडम होंगे, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है इनका। ऐसे है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, लेकिन एज ए होल देखा जाए, जब इसको एज ए होल देखा जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, 0 है। रैंडमली है, ये रैंडमली प्लेस किए गए हैं। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं लाइक दिस, मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को, इस तरफ को। मैंने अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहां पे। व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लगा दी है तो ये वाली साइड में कैसा चार्ज होगा, इसका मतलब इस तरफ को पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ को होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस तरफ को नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अलाइन कर जाएंगे। जैसे आपका मॉर्निंग असेंबली होता है, स्कूल लगता है आपका, मान लीजिए आपका स्कूल 10 बजे लगता है, तो 10 बजे से पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, दे ऑल आर मूविंग, सम आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सम आर गोइंग इन अनदर डायरेक्शन। तो जो नेट मूवमेंट होती है वो कितनी होती है, उसको हम रैंडम मूवमेंट का जो टोटल निकालते हैं वो 0 निकलता है। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है, आपके जो स्कूल में फिजिकल टीचर है वो व्हिसल बजाते हैं या बेल बजाते हैं, देन एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स अलाइनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल्स, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी अलाइन करना शुरू करेंगे। इस तरफ को उनके नेगेटिव सेंटर आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ को पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे, इस तरफ को पॉजिटिव सेंटर आना शुरू हो जाएंगे। मतलब दे विल स्टार्ट अलाइनिंग इन दिस वे। अब क्या होगा, ये जो कंडक्टर है इसके इस सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस सरफेस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कैसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सिर्फ ये नेगेटिव अपीयर करेंगे इस सरफेस पे और ये पॉजिटिव अपीयर करेंगे इस सरफेस पे। तो ये सरफेस
नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव। इसका मतलब है अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, अंदर भी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे? ईपी कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, क्या हुआ? सारे के सारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे अलाइन इन सच ए वे दैट वन फेस देयर इज ए नेगेटिव चार्ज and on the another face there is a positive charge. EP, that is induced electric field, is produced. और अब इनका जो डाइपोल मोमेंट है, अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट है ई नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव होता है, सबके डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ है। सो substance now possess net dipole moment। इनका अब नेट डाइपोल मोमेंट हो गया। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का था, लेकिन एज ए टोटल कितना था? 0 था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब इसका मतलब है जो इस सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ जब हमने पोलर मॉलिक्यूल्स वाले सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। यदि हम नॉन पोलर वाले को रखें तब क्या होगा? बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Behavior of non-polar molecules in external electric field। ऐसे थे वो मॉलिक्यूल पहले, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर एक ही तरफ। इन अब्सेंस ऑफ E, दैट मीन्स व्हेन E इज इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट भी कितना था? 0 था। कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है क्योंकि ये डाइपोल एक्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं व्हाट विल हैपन? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो गए। नेगेटिव, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो गए, पोलराइज्ड हो गया ये मॉलिक्यूल, नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल बदल गया। इन प्रेजेंस ऑफ E, non-polar molecule changes into polar molecule। लेकिन जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे ये दोबारा वैसा ही बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर में कन्वर्ट हुआ, ये जो पोलराइजेशन हुई इसकी, दिस पोलराइजेशन विल लास्ट as long as external electric field exist। that means इसकी पोलराइजेशन तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। whereas जो पोलर मॉलिक्यूल्स में आपने पहले पढ़ा था, पोलर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली ही पोलर हैं, उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं फर्क पड़ता। वहां सिर्फ क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ होते हैं। यहाँ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने बिहेवियर स्टडी किया पोलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, ये जो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन है, द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, जिसको जो पोलराइजेशन है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम पोलराइजेशन को किस में मेजर करते हैं? डाइपोल मोमेंट में, क्योंकि यदि पोलराइजेशन हुई तो उसका डाइपोल मोमेंट हो गया, यदि पोलराइजेशन नहीं थी तो डाइपोल मोमेंट 0 था। तो पोलराइजेशन, द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन P इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट
ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट ई, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ई, एप्सिलॉन नॉट ई। और P इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी, इनको थोड़ा सा आपने डिफरेंशिएट करना है। ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, ये अल्फा है, ये अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई, और अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन को P लिख सकते हैं, कैपिटल P, और P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू अल्फा। इस अल्फा को पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी कहते हैं हम इस अल्फा को। दिस अल्फा इज कॉल्ड मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी। दिस अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। अल्फा इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के यूनिट्स क्या हैं और डायमेंशन क्या है। दिस जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशन क्या हैं। तो अल्फा के यूनिट्स और डायमेंशन बहुत आसान है निकालने के लिए। यूनिट्स ऑफ अल्फा, P के क्या होते हैं आपको मालूम है। P किसके बराबर है, Q इंटू 2A, चार्ज के कुलम 2A के मीटर। तो क्या बन गए, चार्ज के कुलम मीटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट आपने कुलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। मैं इस एप्सिलॉन नॉट को ले गया यहां, 1 अपॉन 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R। अब Q1 Q2 के कुलम स्क्वायर, F के न्यूटन इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा इसके R के मीटर इनवर्स। तो यहां पे क्या लिखूं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। आगे E के आपने E पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, फोर्स के न्यूटन, Q के पर कूलम है ये। अब करिए इनको सॉल्व। देखो यहाँ पे एक कूलम की -1 है, यहाँ कूलम की पावर 2 है, तो कितना रह गया, एक C रह गया, और ऊपर भी एक C है, तो C से C कट जाएगा, सारा C कट गया। यहाँ मीटर की पावर -1 है, ऊपर मीटर है, तो ये जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर। ये सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। बाकी सब कट जाएंगे आपस में, न्यूटन -1 न्यूटन की पावर 1 कट जाएगा। तो इसके यूनिट्स क्या हुए, यूनिट्स ऑफ अल्फा इज मीटर क्यूब, जो किसके होते हैं, विच इज ऑफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज सेम एज मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो किसके यूनिट्स हैं वो, वॉल्यूम के। तो इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, जो वॉल्यूम के डायमेंशन है, डायमेंशन जो वॉल्यूम के डायमेंशन है L क्यूब। तो ये चीजें आज मैंने आपके साथ एक जनरल डिस्कशन की है। फिर से मैं इसको सम अप कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर। मैंने आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट प्रॉपर्टीज कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, इनसाइड द कंडक्टर 0। कंडक्टर का चार्ज कहाँ रिजाइड करता है, उसके सरफेस के ऊपर। कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सरफेस से कैसी होती है, नॉर्मल होती है। कंडक्टर के अंदर जो उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट होती है। आपने ये भी स्टडी किया कि जो वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कंडक्टर का, वो कंडक्टर के अंदर सब जगह कितना होता है, एक समान होता है।
तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी स्टडी किया कि किसी रीजन को यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के से प्रोटेक्ट करना हो, किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हो, तो उसको किस में प्लेस करते हैं? मेटल बॉक्स के अंदर। क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि मेटल बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। फिर मैंने आपको स्टडी किया कि बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के भी बन सकते हैं, नॉन पोलर के बन सकते हैं। यदि पोलर मॉलिक्यूल्स के बनेंगे तो वो नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा उनके अंदर, और यदि वो नॉन पोलर के बने हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हमने आपको मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी भी आपको किया। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इसके सिंपल नोट्स बनाने हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।